हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी पर। आज की हमारी वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें हम हिस्ट्री का टॉपिक करने जा रहे हैं मुगल वंश। मुगल वंश के हमने एक राजा के बारे में पढ़ लिया था, मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। मुगल वंश की स्थापना की जाती है बाबर के द्वारा 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा। 1526 से 30 तक उसका शासन रहता है और 1530 में मृत्यु हो जाती है बाबर की। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में स्थित है। तो उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं है, वो राजगद्दी पर बैठता है, वो राजा बनता है। तो आज का जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसमें हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बाबर का पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र। हुमायूं के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसके द्वारा जो भी युद्ध लड़े गए, उनके बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है हुमायूं, जो मुगल वंश का सेकंड शासक था। हुमायूं बाबर के बाद हुमायूं जो है वो शासक बनता है। कब बनता है ये शासक? 1530 में। 1530 से 40 तक ये शासक रहता है। दो टाइम पीरियड में इसका शासन रहता है। 1530 से 40 तक ये शासन करता है। उसके बाद 1540 में इसको निष्कासित कर दिया जाता है या देश से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर 15 साल तक ये निष्कासित जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद 1555 से लेकर 56 तक दोबारा फिर से ये शासन करता है और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र अकबर, जो कि अकबर महान कहलाता है, वो राजगद्दी पर बैठता है, वो राजा बनता है। तो चलिए हुमायूं के बारे में, हुमायूं का परिचय हम जान लेते हैं। हुमायूं जो था उसका जन्म होता है 1508 ईस्वी में। कब होता है इसका जन्म? 1508 ईस्वी में। पिता का नाम बाबर था ही, माता का नाम देख लीजिए माहम बेगम। इनकी माता का क्या नाम था? माहम बेगम इनकी माता का नाम था। इनकी पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। हालांकि जो मुस्लिम समाज है उसमें काफी सारी शादियां करने का रिवाज था, राजा लोग बहुत शादियां करते थे। तो हमीदा बानो बेगम उनकी कई सारी पत्नियों में से एक पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम, जो कि अकबर की माता थी। तो यहाँ से अकबर की माता का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की माता थी। इनकी एक बहन थी और 3 भाई थे। बहन का नाम क्या है? गुलबदन बेगम। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि उनकी बहन हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। हुमायूं नामा हुमायूं के जीवन पर आधारित एक पुस्तक, जिसकी रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की बहन थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है हुमायूं नामा रचना किसके द्वारा रचित की गई। तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखी गई। फिर उसके 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। 3 भाई थे इसके, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इन तीनों भाइयों के बीच ही अपने साम्राज्य का बंटवारा कर देता है। जैसे ही बाबर की मृत्यु होती है, मृत्यु से पहले वो उत्तराधिकारी बनाता है हुमायूं को। साथ में ही मुगल जहां से आए हैं उस जगह का ये रिवाज था कि सभी पुत्रों में शासन को बांट दिया जाता था। तो उसी के ही थ्रू अकबर, जो बाबर था, वो हुमायूं को कहता है कि अपना जो शासन का बंटवारा है सभी भाइयों में कर दिया जाए। तो जैसे ही बाबर की मृत्यु होती है, उत्तराधिकार के रूप में जो हुमायूं था वो गद्दी पर बैठता है। साथ में ही अपने इन तीनों भाइयों को वो शासन में भागीदारी देता है या कहीं कहीं का इनको शासन बांट देता है। इस तरीके से सभी भाई अपने अपने जगह पर शासन व्यवस्था चलाने लग जाते हैं। और दिल्ली का शासक कौन बनता है? हुमायूं बनता है। दिल्ली का शासक बनने के पश्चात उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। एक तो बाबर के द्वारा 4 साल के दौरान जो भी युद्ध लड़े गए थे, उनके द्वारा जो साम्राज्य विस्तार था, उस साम्राज्य विस्तार को स्थायी बनाए रखना। इसी क्रम में 1531 में इसका पहला आक्रमण होता है हुमायूं का कालिंजर पर। कहां पर पहला आक्रमण करता है? कालिंजर का किला था, वहां घेरा डालता है हुमायूं। और काफी दिन के घेरे के बाद जो कालिंजर का राजा था प्रतापरुद्र देव, वो संधि कर लेता है किसके साथ? हुमायूं के साथ। तो कालिंजर पर किसका शासन था? प्रतापरुद्र देव का। और उसने हुमायूं के साथ संधि कर ली। संधि के बाद क्या होता है? काफी सारा धन लेकर हुमायूं कालिंजर के घेरे को उठा लेता है, यानी कि वहां से संधि करके वापस लौट आता है दिल्ली। फिर अगले ही साल 1532 में चुनारगढ़ स्थित है बिहार में, यहाँ पर चुनारगढ़ के किले पे घेरा डालता है हुमायूं। और इस घेरे में किसके विरुद्ध ये घेरा डाला जाता है? शेर खां। शेरशाह सूरी को ही बोला जाता है। शेरशाह सूरी का नाम था शेर खां।
शेर खां और हुमायूं के बीच ये चुनारगढ़ का घेरा होता है, जिसमें काफी दिन का घेरा यहाँ पर भी डालने के बाद शेर खां के साथ संधि हो जाती है हुमायूं की, और काफी सारे धन के बदले हुमायूं यहाँ से भी घेरा उठाकर वापस दिल्ली पहुंच जाता है। इस तरीके से दो क्षेत्र थे, यहाँ से इसको काफी धन की प्राप्ति होती है। कालिंजर 1531 और चुनार का घेरा 1532 से। फिर बहादुर शाह एक शासक था उस टाइम पर, जो कि गुजरात क्षेत्र का शासक था बहादुर शाह। गुजरात के क्षेत्र के बहादुर शाह के साथ इसका संघर्ष होता है 1535 से 36 ईस्वी में। जो गुजरात का ये शासक था बहादुर शाह, ये काफी इसने अपनी शक्तियों का विस्तार कर लिया था। इसकी शक्तियों को दबाने के लिए हुमायूं इससे युद्ध लड़ने के लिए मालवा क्षेत्र में पहुंच जाता है। यहाँ से जब हुमायूं मालवा क्षेत्र पहुंचता है तो उधर से बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ पर हमला करने के लिए पहुंच जाता है। चित्तौड़गढ़ पर उस टाइम पर रानी करणवती थी, वो अपने एक नाबालिग पुत्र की संरक्षिका के रूप में, विक्रमजीत उसका पुत्र था, उसकी संरक्षिका के रूप में शासन चला रही थी रानी करणवती। रानी करणवती को जब पता चलता है कि बहादुर शाह उस पर आक्रमण करने आया है, तो वो एक चिट्ठी लिखती है, साथ में एक राखी भेजती है हुमायूं के पास, और उसे रक्षा का वचन लेने के लिए वो राखी भेजती है। इधर से बहादुर शाह भी एक चिट्ठी भेजता है हुमायूं के पास, जिसमें वो एक जिहाद की दुहाई देते हुए, जिहाद का नारा देते हुए कहता है कि गैर मुस्लिमों को खत्म करना ही उसका एक कर्तव्य है या उसका एक उद्देश्य है। तो इस तरीके से जो हुमायूं होता है वह बहादुर शाह की बातों में आकर रानी करणवती की सहायता नहीं करता, और बहादुर शाह क्या करता है, चित्तौड़गढ़ को जीत लेता है। चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद वापिस आते हुए मालवा क्षेत्र में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में किसकी जीत हो जाती है, हुमायूं की इस युद्ध में जीत हो जाती है। तो बहादुर शाह का संघर्ष गुजरात के शासक बहादुर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की जीत हो जाती है। लेकिन जब हुमायूं यहाँ से वापिस चला जाता है दिल्ली क्षेत्र में, तो कुछ समय के बाद लगभग 1 साल के अंदर ही बहादुर शाह दोबारा से मालवा और गुजरात क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। तो इस तरीके से प्रारंभिक 3 युद्धों में हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ ज्यादा सफलता हुमायूं को नहीं हासिल होती है। 2 जगह तो संधि के द्वारा वो उन क्षेत्रों को छोड़ देता है, तीसरी जगह युद्ध जीतने के बाद भी उस पर अपना शासन कायम नहीं रख पाता है। फिर आता है 1538 का समय। 1538 में इसी चुनारगढ़ के जो क्षेत्र में शेर खां का राज था, वहां पर फिर से ये आक्रमण करता है कौन, हुमायूं। और चुनारगढ़ के दूसरा घेरा कब डालता है, 1538 में, यानी कि चुनारगढ़ को जीतते हुए ये चला जाता है बंगाल क्षेत्र में हुमायूं। बंगाल क्षेत्र से वापिस आते हुए चौसा बिहार क्षेत्र में स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित एक क्षेत्र है चौसा। यहाँ पर आने के बाद 1539 में चौसा का युद्ध होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। किस किस के बीच, शेर खां और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में काफी दिनों के बाद दोनों आमने सामने सेनाएं खड़ी रहती हैं और काफी दिनों के बाद दोनों के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में शेर खां हुमायूं को हरा देता है और हुमायूं का पीछा करते हुए जब वह जाता है तो हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए घोड़े के साथ ही गंगा नदी में छलांग लगा देता है। पानी काफी था गंगा नदी में, इसकी जान जाते जाते बची। एक भिश्ती था, भिश्ती मतलब नाव चलाने वाला, जिसका नाम क्या था, निजाम। वो इस हुमायूं की जान बचाता है और बदले में हुमायूं उसको एक दिन का बादशाह घोषित कर देता है। तो यहाँ से याद रखेंगे चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। किन किन के बीच हुआ था, शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है। फिर नेक्स्ट ईयर ही क्या होता है, कन्नौज का युद्ध, यानी कि बिलग्राम का युद्ध जिसको बोला जाता है। ये भी काफी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन 2 युद्धों को हम याद रखेंगे, हुमायूं के कन्नौज का युद्ध और चौसा का युद्ध। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध ये होता है 1540 ईस्वी में। ठीक है, ये होता है हुमायूं और शेरशाह के बीच में। जो शेर खां नाम था, चौसा के युद्ध के बाद शेर खां हुमायूं को जो हरा देता है तो वो शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है। तो शेरशाह क्या थी, उसकी एक उपाधि थी, जबकि नाम उसका क्या था, शेर खां। अब उपाधि उसने शेरशाह की धारण कर ली तो अब उसको शेरशाह के नाम से जाना जाने लगा। तो 1540 ईस्वी का युद्ध जो बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध था, यह हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है और इसमें हुमायूं की हार हो जाती है। इस युद्ध के बाद हुमायूं को देश छोड़कर जाना पड़ता है। तो यहाँ से उसका निष्कासन का पीरियड शुरू हो जाता है 1540 से लेकर
1555 तक, यानी कि 15 साल के लगभग। अब इसके निष्कासित जीवन में ये अपना ये जीवन कहाँ बिताता है, ये ईरान क्षेत्र में चला जाता है। ईरान के जो शाह थे वो इसके दोस्त थे, वहां ईरान क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये अपना निष्कासित जीवन बिताता है लगभग 15 साल के। इस 15 साल के दौरान हमीदा बानो बेगम से इसकी भेंट होती है और वो विवाह करता है हमीदा बानो बेगम से, और अकबर का जन्म भी इसी समय होता है, इसी निष्कासन के पीरियड में। अब 1540 से 55 तक ये बाहर रहता है देश से, और इसके बाद ये 1555 में जब इसको पता चलता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई है, तो पुनः भारत विजय की ये योजना बनाता है, यानी दोबारा भारत में घुसने की ये योजना बनाता है। ईरान के शाह की मदद से यह 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है, जिसमें ये पंजाब क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। इस युद्ध से ये कहाँ आ जाता है, पंजाब क्षेत्र तक आ जाता है। उसके बाद 1555 में सरहिंद का युद्ध, इस युद्ध को ध्यान रखेंगे हम, सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में, और इसी युद्ध से दोबारा से सत्ता स्थापित कर लेता है हुमायूं, दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाता है। कब, 1555 के सरहिंद के युद्ध से। अभी इस युद्ध में ये युद्ध किन किन के बीच होता है, ये युद्ध होता है सिकंदर सूर, जो शेरशाह सूरी का पुत्र था सिकंदर सूर, उसके बीच में और हुमायूं के बीच में ये युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं की जीत होती है और सिकंदर सूर हार जाता है, और हुमायूं दोबारा से दिल्ली की सत्ता हासिल करने में सफल हो जाता है। लेकिन इस सत्ता को ज्यादा समय तक वो यूज नहीं कर पाता, लगभग 1 साल के बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह एक पुस्तकालय की स्थापना किसने करवाई थी, हुमायूं ने करवाई थी। दीन पनाह नामक पुस्तकालय की स्थापना दिल्ली में। इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से 1556 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, इसकी हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं एक ऐसा राजा था, मुगल राजाओं में बात करते हैं तो ऐसा राजा था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था। ज्योतिष मतलब वो सोचता था कि सातों दिन अलग अलग सप्ताह के सातों दिन अलग अलग कपड़े पहनने से कुछ अच्छा होगा उसके साथ, तो वो सप्ताह के दिनों के हिसाब से अपने कपड़े चेंज करता था। तो ज्योतिष में विश्वास करने वाला मुगल सम्राट कौन था, हुमायूं था। अब इसकी जब मृत्यु होती है तो एक इतिहासकार थे लेनपुल, इनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि किस इतिहासकार ने ये बात बोली। एक इतिहासकार थे लेनपुल, उन्होंने इनके बारे में कहा कि जीवन भर यह लड़खड़ाता रहा और आखिर में अपनी इसकी मृत्यु भी लड़खड़ाते हुए हो गई थी। तो इस तरीके से लेनपुल ने इनके बारे में ये बात बोला है। तो हुमायूं के बारे में आज हमने जो पढ़ा है उसमें मेन हम ध्यान रखेंगे हुमायूं के 3 युद्ध। 3 कौन कौन से, एक तो चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में, शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है, जिसमें हुमायूं की हार होती है और शेर खां की जीत हो जाती है। और इसी युद्ध से शेर खां किसकी उपाधि धारण करता है, इस युद्ध से ही शेर खां उपाधि धारण करता है शेरशाह की उपाधि। ठीक है। अब नेक्स्ट युद्ध होता है जो इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। दोनों ही नामों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, 1540 में होता है, और यह युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है, जिसमें फिर से हुमायूं की हार होती है और इस युद्ध के बाद हुमायूं को देश छोड़कर जाना पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा युद्ध था जिसके पश्चात हुमायूं को अपना शासन त्यागना पड़ा या देश छोड़कर जाना पड़ा। तो वो युद्ध था कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540। एक सरहिंद का युद्ध हम ध्यान रखेंगे। सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में, जिसके द्वारा दोबारा से सत्ता हासिल कर लेता है हुमायूं। किस किस के बीच होता है, सिकंदर सूर जो कि शेरशाह सूरी का पुत्र था और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं की क्या होती है, जीत होती है। साथ में इससे संबंधित 2 पॉइंट याद रखेंगे। दीन पनाह पुस्तकालय से गिरकर किसकी मृत्यु होती है, शेरशाह सूरी हुमायूं की। और दीन पनाह पुस्तकालय किसके द्वारा बनवाया गया, हुमायूं के द्वारा बनवाया गया। हुमायूं की मृत्यु कब होती है, 1556 ईस्वी में। ज्योतिष में विश्वास करने वाला मुगल सम्राट कौन था, हुमायूं था। और इसके बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में उसकी मृत्यु भी लड़खड़ाते हुए गिरकर हो गई थी। तो यहाँ से हम इसके 3 युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हमें एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि इसकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। यहाँ से कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे, जिससे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।